क्वेश्चन बताए गए हैं ना, बेसिस पर एक थ्योरम है, 3-4 थ्योरम है बड़ी बढ़िया हमेशा आने वाली बेसिस पर आधारित थ्योरम। देखो ये सबसे बड़े नंबर, कितने नंबर का था? 15 नंबर का, 14 नंबर की थ्योरम है। कब पढ़ेंगे? तो देखो थ्योरम ये है वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशन ऑफ सम ऑफ सब स्पेसेस, डायमेंशन ऑफ सम ऑफ सब स्पेसेस, डायमेंशन ऑफ सम ऑफ सब स्पेसेस। तो देखो स्टेटमेंट है थ्योरम का, इफ W1 एंड W2 are two subspecies, ठीक है, ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी वेक्टर स्पेस भी W1 दो सब स्पेस। हाँ, देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, W1 और W2 के लीनियर सम का डायमेंशन इसके बराबर होगा डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये प्रूव करना है। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये आपको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो सुन, हम मान लेते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 का W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन जो है बेसिस यस है। क्या है? यस है। जिसके एलिमेंट क्या है? गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के, गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के। तो किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या को ही डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन क्या है? गामा 1 गामा 2 गामा के। तो इसके बेसिस में एलिमेंट की संख्या कितनी है? के। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब W1 इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W ये जो यस है वो W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस है। तो जब बेसिस है तो यस सबसेट रहा होगा किसका? W1 इंटरसेक्शन W2 का। ठीक है, इसका मतलब यस सबसेट रहा होगा W1 का भी और यस सबसेट रहा होगा W2 का भी। ठीक है, तो यस सबसेट रहा होगा W1 का भी, क्योंकि इंटरसेक्शन सबसेट होता है W1 सबसेट होता है W2 का, कि नहीं? ये जानते हो कि W1 इंटरसेक्शन W2 सबसेट होता है W1 का भी, और W1 इंटरसेक्शन W2 सबसेट होता है W2 का भी। ठीक है, और W1 यस सबसेट आपको पता है कि यस सबसेट है किसका? W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? यस सबसेट ऐसे लिख सकते हैं, यस सबसेट ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब यस सबसेट है W1 का भी और यस सबसेट होगा W2 का भी। सबसेट होगा कि नहीं? और जब यस सबसेट होगा W1 का तो यहाँ पे क्या होगा? यस W1 का बेसिस होगा, या कि इसमें कुछ एलिमेंट मिला करके बेसिस बनाया जा सकता है। जब यस सबसेट है W2 का तो यस क्या होगा? W2 का बेसिस होगा,
या कि इसमें कुछ एलिमेंट बना मिला करके बेसिस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं यस में एलिमेंट की संख्या तो आपको पता है। देखो यस में एलिमेंट की संख्या आपको पता है कि गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के है। ठीक है, तो यस क्या होगा, W1 का बेसिस होगा, अथवा इसमें कुछ एलिमेंट मिला करके इसका W1 का बेसिस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें हम एलिमेंट मिला लेते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा यल। तो ये अल्फा यल एलिमेंट मिला लेने से मान लेते हैं कि ये W1 का बेसिस बन जाता है। इसको कहते हैं विस्तार प्रमेय। विस्तार प्रमेय क्या कहते हैं कि यस W1 का बेसिस होगा या उसमें कुछ एलिमेंट मिला देंगे तो बेसिस बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा यल मिलाने से ये W1 का बेसिस बन जाएगा। ठीक है, तो जब ये W1 का बेसिस बन जाएगा तो बेसिस में एलिमेंट की संख्या ही क्या कहलाती है, उस W1 की डायमेंशन कहलाएगी। ठीक है, तो W1 की डायमेंशन क्या होगी, यहाँ पे W1 की डायमेंशन क्या हो जाएगी, K प्लस यल। डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू क्या होगा, K प्लस यल। अब मान लेते हैं कि यस सबसेट है W2 का भी ना, तो यस में एलिमेंट बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा m मिला लेने से W2 का बेसिस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के तो था ही, अब हम बीटा 1 बीटा 2 और डैश डैश बीटा m मिला देते हैं तो मान लेते हैं कि W2 का बेसिस बन जाएगा। ठीक है, विस्तार प्रमेय से, एक्सटेंशन थ्योरम से। ठीक है, तो जब ये W2 का बेसिस बन जाएगा तब W2 के बेसिस में एलिमेंट की संख्या ही W2 की डायमेंशन कहलाती है। तो डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे K प्लस m क्या हो जाएगा, K प्लस m एलिमेंट है इसमें, K प्लस m एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो डायमेंशन ऑफ W1 क्या होगा, ये देखो डायमेंशन ऑफ W1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या निकाले अभी, K प्लस L। और डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू K प्लस m। और डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, K। अब यहाँ पे K से K काट दो तो क्या बचा, K प्लस L प्लस m, K प्लस L प्लस m। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें इसकी वैल्यू तो आ गई है K प्लस L प्लस m, यदि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की वैल्यू भी K प्लस L प्लस m आ जाए, इसका मतलब दोनों साइड बराबर है। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए कि K प्लस L प्लस m W1 प्लस W2 की भी डायमेंशन है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सेट लेंगे जिसमें K प्लस L प्लस m एलिमेंट है। क्या है, K प्लस L प्लस m एलिमेंट है। ठीक है, तो उस सेट का नाम S1 रख लेते हैं। तो इसके एलिमेंट क्या है, K एलिमेंट यानी क्या है, गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा K, फिर अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा यल, और बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा m। ठीक है, तो एक सेट मान लिए। अब यदि हम S को हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएं कि W1 और W2 का बेसिस है। ठीक है, तो W1 प्लस W2 का जब ये बेसिस सिद्ध करने में कामयाब हो जाएंगे तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी K प्लस L प्लस m, तो इसकी भी डायमेंशन हो जाएगी K प्लस L प्लस m, और इसका मान सॉल्व करने से आ ही रहा है K प्लस L प्लस m। तो दोनों साइड की वैल्यू सेम हो जाएगी, थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो S1 को प्रूव करना होगा कि W1 प्लस W2 का ये क्या है, बेसिस है। तो बेसिस प्रूव करने का क्या तरीका है, S1 को ये दिखाओ कि S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं और W1 प्लस W2 का ईच मेंबर S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो दो चीज दिखाएंगे और दोनों को दिखाने में कामयाब हो जाएंगे तो कह देंगे S1 बेसिस है W1 और W2 का, तो S1 में एलिमेंट की संख्या ही कहलाएगी W1 और W2 के लीनियर सम की डायमेंशन, लीनियर सम की डायमेंशन। तो ऐसी कंडीशन में दोनों साइड की वैल्यू, राइट हैंड साइड की वैल्यू K प्लस L प्लस m आ ही रही है और लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू भी आ जाएगी K प्लस L प्लस m, तो थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब चल जो समझ में आ गया इसी चीज को लिखना, क्या लिखना है, देखो मार्क कर लो। इसी को लिखते हैं, प्रूफ लेट द सेट कॉन्सेप्ट यस बराबर जिसके एलिमेंट है गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा p बी ए बेसिस ऑफ W1 intersection W2 so that
डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू K होगा। सिंस yes subset W1 intersection W2 and W1 intersection W2 is subset of W1 और W1 intersection W2 is subset of W2, ठीक है। इम्प्लाइज ये कह सकते हैं कि सीधी सबसेट है एमपी का और एमपी सबसेट है इंडिया का, तो सीधी सबसेट होगा इंडिया का, नहीं S1 सबसेट है W1 इंटरसेक्शन W2 का और W1 इंटरसेक्शन W2 सबसेट है W1 का, तो यह सबसेट होगा W1 का, ठीक है। इसी प्रकार यह सबसेट है W1 इंटरसेक्शन W2 का और W1 इंटरसेक्शन W2 सबसेट है W2 का, तो यह सबसेट होगा W2 का। इम्प्लाइज हुआ, ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज यस इज सबसेट ऑफ W1 एंड यस इज सबसेट ऑफ W2। तो यस है W1 का सबसेट है और यस W2 का भी सबसेट है, तो इस W1 का हर एक सबसेट बेसिस बन सकता है अथवा उसमें कुछ एलिमेंट मिला के बेसिस बनाया जा सकता है, ठीक है। तो W1 का जब ये सबसेट है तो S1 ही बेसिस होगा अथवा इसमें कुछ एलिमेंट मिलाएंगे तब बेसिस बनेगा, अल्फा बीटा, ठीक है। और यस W2 का बेसिस होगा अथवा इसमें कुछ एलिमेंट मिलाएंगे तो बेसिस बनेगा, ये एक्सटेंशन थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आगे, since yes is linearly, since yes is linearly, क्योंकि बेसिस है इंटरसेक्शन का तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड गूगल पे फॉर बिजनेस में 40 रुपए मिले एंड यस इज सबसेट ऑफ W1। एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ, इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होबे करेंगे क्योंकि यस बेसिस भी है इंटरसेक्शन का ना और सबसेट भी है W1 का, तो जब इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है और सबसेट भी है, ऐसी कंडीशन में यस W1 का बेसिस होगा अथवा इसमें कुछ एलिमेंट मिलाएंगे तब बेसिस बनेगा, ठीक है। लिखे इतना ना, therefore by extension theorem yes can be expanded to a form of yes can be extend इसको विस्तार करके extend to form a basis of W1, इसको विस्तार करके W1 का बेसिस बनाया जा सकता है, इसको एक्सपेंड करके W1 का बेसिस बनाया जा सकता है। तो मान लेते हैं इसमें कुछ एलिमेंट क्या मिला लेते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा एल मिलाने से W1 का बेसिस बन जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं आगे, लेट अभी एलिमेंट क्या थे, गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा की, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा एल बी ए बेसिस ऑफ W1, बी ए बेसिस ऑफ W1। तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या होगा, बेसिस में एलिमेंट की संख्या, तो K प्लस एल एलिमेंट इसमें है कि नहीं, K प्लस एल एलिमेंट है। अब इसमें गामा 1 गामा 2 गामा के में बीटा 1 बीटा 2 बीटा या एलिमेंट मिला दिए तो W2 का बेसिस बन गया, ये मानकर चलते हैं, ठीक है। सिमिलरली लिखो, सिमिलरली लेट क्या होगा, गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के, अब एलिमेंट मिला दे इसमें बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा एम बी ए बेसिस ऑफ W2,
बेसिस ऑफ W2। सो डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू क्या होगा, K प्लस M होगा, K प्लस M होगा कि नहीं होगा। जी सर। देन डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 और माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, इसका मान निकालते हैं। इसमें K प्लस L एलिमेंट है, इसमें K प्लस M एलिमेंट है और इसमें केवल L एलिमेंट है। तो क्या होगा, इंटरसेक्शन में L एलिमेंट थे ना, K एलिमेंट थे, K एलिमेंट, तो यहाँ पे K से K कट गया, K से K कट गया, तो क्या मिल गया, डायमेंशन ऑफ W1, डायमेंशन ऑफ W2, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू क्या आया, K प्लस L प्लस M। ये इक्वेशन क्या लिख दे, ये इक्वेशन फर्स्ट लिखे कहीं, नहीं, फर्स्ट हो गया। अब हमारा मकसद क्या है, नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या दिखाना होगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू K प्लस L प्लस M, ये दिखाना आपका गोल है। ठीक है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, एक ऐसा सेट लेंगे जिसमें K प्लस L प्लस M एलिमेंट है और उसको दिखा देंगे तो W1 प्लस W2 का बेसिस है। ठीक है। ठीक है, फॉर इट वी क्लेम दैट, हम दावा करते हैं, क्लेम दैट S1 इज इक्वल टू गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा P, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा M, बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा M, be the basis of W1 प्लस W1 और W2 के लीनियर सम का बेसिस S1 हम दावा करते हैं। W1 इंटरसेक्शन, ठीक है। ठीक है, इस दावे को सही साबित करने के लिए दो चीजें दिखाना पड़ेगा, S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है और W1 प्लस W2 का ईच एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये ना दिखाना होगा। पहला क्या दिखाना होगा कि S1 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो ये दिखाने के लिए क्या करेंगे, S1 में जितने एलिमेंट हैं उतने स्केलर लेंगे, ठीक है, और उनके मल्टीप्लिकेशन का सम 0 के इक्वल करेंगे और फिर ईच स्केलर की वैल्यू 0 के बराबर दिखा देंगे, तो S1 के वेक्टर क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको लीनियर रिस्पॉन्स भी दिखाना। ठीक है, तो पहली चीज क्या दिखाएंगे कि फॉर इट वी हैव टू शो दैट, फॉर इट वी हैव टू शो दैट, नंबर फर्स्ट, यस वेक्टर ऑफ S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, वेक्टर ऑफ S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, वेक्टर ऑफ S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट इज क्या, जितने एलिमेंट हैं S1 में उतने स्केलर लेते हैं। तो लेट C1 C2 डैश डैश CK और फिर क्या A1 A2 डैश डैश AL, B1 B2 डैश डैश BM belong in field F such that क्या होगा, C1 गामा 1 C2 गामा 2 डैश डैश CK गामा A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश EL अल्फा L B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BM बीटा M इज इक्वल टू 0।
ये लिख रही है, ठीक है ना। जी सर। अब हमारा मकसद ये है कि सब स्केल की वैल्यू 0 दिखाना आपका कूल है। और भी claim the B1 और बीटा 1 और ये B2 और बीटा 2 डैश डैश BM बीटा M इज इक्वल टू माइनस C1 गामा 1 C2 गामा 2 डैश डैश CK गामा, फिर क्या होगा A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AL अल्फा EL। ऐसे देखो इसका इज इक्वल टू 0 था ना, तो ये वाले पद को, इतने वाले पद को हम उधर ले गए राइट हैंड साइड में, तो प्लस में ये था तो उधर गया तो माइनस में हो गया, ये माइनस लगा। ठीक है। ऐसे को इतना पद को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, कितने पद को? B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BM बीटा M को, हाँ। और इस वाले पद को उधर ले जाएंगे तो सब प्लस में है तो उधर गए तो माइनस में हो गए, ये माइनस साइन लगा। हाँ, अंदर माइनस को वो नहीं किया, हाँ, साइन बाहर निकला। ठीक है। अभी तो आप पहले से जानते हो कि गामा 1 गामा 2 गामा के इंटरसेक्शन के बेसिस के एलिमेंट थे, इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एल मिलाए तो W1 का बेसिस बन गया। हाँ। तो ये अल्फा 1 गामा 1 गामा 2 गामा के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एल W1 के बेसिस के वेक्टर हैं, इसलिए क्या होंगे ये, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन W1 के एलिमेंट होगा। देखो यहाँ पे गामा 1 गामा 2 गामा के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एल W1 के बेसिस के वेक्टर हैं, है कि नहीं है? हाँ। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन W1 के एलिमेंट होगा। बेसिस के वेक्टर हैं, W1 के बेसिस के वेक्टर है कौन कौन, गामा 1 गामा 2 गामा के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एल, तो इनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इन एलिमेंट का वेक्टर, जो W1 इंटरसेक्शन W1 के बेसिस के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो किसको बिलोंग करेगा, W1 को। किसको बिलोंग करेगा, W1 को। आइए जानते हो कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा M W2 के बेसिस में एलिमेंट मिलाए गए थे। हाँ। तो ये बीटा 2 को बिलोंग फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है, W2 के बेसिस के फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये किसको बिलोंग करेगा, W2 को। ये बिलोंग करेगा W1 को। काहे कि गामा 1 गामा 2 गामा के और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के, हाँ, अल्फा एल W1 के लिए बेसिस के वेक्टर। ठीक है। तो क्या लिखोगे आगे, लिखते हैं डिपेंडेंट। इसका नाम रख लेते हैं क्या, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। C1 C2 CK A1 But- A2 AL बट गामा 1 A1 लिखे सर, गामा 2 डैश डैश गामा के और अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा एल आर एलिमेंट ऑफ बेसिस ऑफ आर एलिमेंट ऑफ बेसिस ऑफ W1 बेसिस ऑफ W1 देयरफॉर, तो इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन माइनस C1 गामा 1 और C2 गामा 2 डैश डैश CK गामा के A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AL अल्फा L बिलोंग इन W1। इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन W1 को बिलोंग करेगा, ठीक है। इन एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन किसको बिलोंग करेगा, W1 को। एंड बीटा 1 बीटा 2 डैश डैश बीटा M आर फाइनाइट वेक्टर ऑफ बेसिस ऑफ W2। सो B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BM बीटा M बिलोंग इन W2। तो ये एलिमेंट किसका एलिमेंट हो गया, W2 का, और ये एलिमेंट किसका एलिमेंट हो गया, W1 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, इसके स्थान पे लिखा जा सकता है इक्वेशन सेकंड से यही B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 BM बीटा M, इसके स्थान पे लिखा जा सकता है कि नहीं। सुन लो अच्छे से, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से ये दोनों इक्वल हैं, ये आपको कंफर्म पता है कि ये किसको बिलोंग करता है, W1 को। किसको बिलोंग करता है, W1 को। तो इक्वेशन फर्स्ट से इसके स्थान पे लिखा क्या जा सकता है, ये B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 BM बीटा M बिलोंग इन W1 हो गया।
ठीक है। ठीक है। अब देखो ये एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, W2 को। अब इसके स्थान पे हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी बिलोंग कर गया W2 को। इसका मतलब ये एलिमेंट W1 में भी है और W2 में भी, और ये एलिमेंट भी W1 में भी है और W2 में भी। हाँ, क्योंकि वो एलिमेंट तो W2 का है। हाँ। और इक्वेशन फर्स्ट से उसको कह दिए कि W1 में बिलोंग कर रहा है। ये W2 का एलिमेंट है, ये W1 का एलिमेंट है, लेकिन ये दोनों इक्वल है। बिल्कुल ठीक है, तो ये एलिमेंट दोनों इंटरसेक्शन के एलिमेंट होंगे। ठीक है। क्योंकि ये वाला एलिमेंट W2 का एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट किसका एलिमेंट है, W1 का। तो जब ये W1 का एलिमेंट है, इसके स्थान पे ये लिखा जा सकता है, तो ये एलिमेंट W1 का हो गया। ठीक ठीक है। और जब ये एलिमेंट W2 का एलिमेंट है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये एलिमेंट भी W2 का एलिमेंट हो गया। तो W1 में तो था ही, W2 में भी आ गया। ये W2 में था ही, W1 में भी आ गया। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट किसमें कंटेन है, इंटरसेक्शन में कंटेन। W1 इंटरसेक्शन W2 के इंटरसेक्शन में कंटेन है। ठीक है, ये दोनों में कंटेन है ये। इसका मतलब क्या है, इट मींस यहाँ लिखते हैं, इसके स्थान पे लिखे देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से इसके स्थान पे क्या लिख देते हैं ये, तो ये क्या लिखेंगे, माइनस C1 गामा 1 और C2 गामा 2 और CK गामा के, फिर A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AL अल्फा AL बिलोंगिंग W2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना। W1 के मेंबर देयर। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इसके स्थान पे ये A लिख लो, फ्रॉम A एंड सेकंड। देखो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BM बीटा M, तो ये किसको बिलोंग कर जाएगा, W1 को। फ्रॉम A एंड सेकंड तो क्या लिख देंगे, B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BM बीटा M बिलोंगिंग W1। अब देखो ये वाला एलिमेंट अभी हम दिखाए कि ये बीटा 1 अलग से कहाँ लिया, ये W2 का एलिमेंट भी है, W1 का भी एलिमेंट है। तो यहाँ से क्या मिल गया, ये हो गया मान लो B और ये हो गया C, तो फ्रॉम B एंड C, फ्रॉम B एंड C B गेट वेक्टर। तो ये किसको बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन को ना, B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BM बीटा M बिलोंगिंग W1 इंटरसेक्शन W, दोनों में है तो इंटरसेक्शन में होगा। ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट भी देखो W2 में भी है W1 में भी है, इसका नाम क्या रख लेते हैं, इक्वेशन X, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन Y। तो फ्रॉम इक्वेशन X एंड Y, इसका नाम Y लिखना, फ्रॉम इक्वेशन X एंड Y। नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन X एंड Y, फ्रॉम इक्वेशन X एंड Y वी गेट क्या मिल गया, माइनस और C1 गामा 1 C2 गामा 2 डैश डैश CK गामा के, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश AL अल्फा L बिलोंगिंग W1 इंटरसेक्शन W। ठीक है ना। तो दोनों एलिमेंट किसके एलिमेंट हैं, इंटरसेक्शन के। तो जब इंटरसेक्शन के एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन का बेसिस क्या है, आपको पता है इंटरसेक्शन का बेसिस क्या है, गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का हर एक मेंबर किसके रूप में लिखा जा सकेगा, इसके इंटरसेक्शन के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है।
लिख लेता ना। तो व्हेन B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डैश डैश BM बीटा M बिलोंग इन W1 इंटरसेक्शन W। ठीक है। सो it can be expressed as linear combination of vector of basis of W1 इंटरसेक्शन W2। तो W1 इंटरसेक्शन W2 का हर एक मेंबर W इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं जी। तो ये देखो W1 इंटरसेक्शन W2 का ये एलिमेंट है और W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस क्या माने थे हम, S बराबर गामा 1 गामा 2 गामा के माने थे ना। तो ये एलिमेंट व्यक्त होगा इसके इंटरसेक्शन के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। लीनियर कॉम्बिनेशन तो क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 डैश डैश BM बीटा M इज इक्वल टू क्या लिख देंगे D1 गामा 1 और D2 गामा 2 और डैश डैश DK D और K गामा K। ये गामा 1 गामा 2 गामा के किसके वेक्टर हैं, W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के वेक्टर हैं। W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के वेक्टर हैं। ठीक है, इतना लिख लिए। अब देखो इसको इस साइड में ले आते हैं, इन वाले टर्म को इस साइड में ले आओ। इम्प्लाइज B1 बीटा 1 और B2 बीटा 2 डैश डैश BM बीटा M माइनस D1 गामा 1 माइनस D2 गामा 2 डैश डैश DK और गामा K इज इक्वल टू 0। अब ये पहले से आपको पता है कि गामा 1 गामा 2 गामा के और बीटा 1 बीटा 2 बीटा M W2 के बेसिस के वेक्टर ठीक है हैं। हाँ आपको पता है ना कि गामा 1 गामा 2 गामा के में बीटा 1 बीटा 2 बीटा M मिलाए थे तो W2 का बेसिस बना था, मिलाए थे ना। तो ये जो एलिमेंट है बीटा 1 बीटा 2 बीटा M और गामा 1 गामा 2 गामा के W2 के बेसिस के वेक्टर हैं। तो जब बेसिस के वेक्टर है तो लीनियर इंडिपेंडेंट अवश्य रहे होंगे। ठीक है। इसका मतलब इन वेक्टर के लिए जिन स्केलर का उपयोग किया गया है वो सब स्केलर की वैल्यू 0 रही होगी। अर्थात B1 इज इक्वल टू 0, B2 इज इक्वल टू 0, BM इज इक्वल टू 0, D1 इज इक्वल टू 0, D2 इज इक्वल टू 0, DK इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बट बीटा 1 बीटा 2 बीटा M गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के आर vectors of basis of W2। So it is linearly independent। यह रैखिकता स्वतंत्र होगा। जब रैखिकता स्वतंत्र होगा तो इन वेक्टर के पहले जिन स्केलर उपयोग किए थे वो सब किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल। सो क्या लिख दोगे, B1 इज इक्वल टू 0, B2 इज इक्वल टू 0, BM इज इक्वल टू 0 डैश डैश करके। फिर क्या लिखेंगे, D1 इज इक्वल टू 0, D2 इज इक्वल टू 0, DK इज इक्वल टू 0। ये आ गया। ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड तक डाल है, थर्ड तक ऊपर, सेकंड तक ये थर्ड हो गया। सबको कंबाइन रो से थर्ड रख डाल दीजिए। ठीक है इतना। अब देखो क्या करो,
लिखे थे ना। अब उसका नाम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट किसको रखे थे जिसमें ट्रांसफर किए थे ना, क्या लिखे थे, इक्वेशन सेकंड या थर्ड, जिसमें दिखाओ क्या रख दिए थर्ड और सेकंड नंबर है कि थर्ड नंबर, क्या थर्ड नंबर कहाँ है? थर्ड नंबर इक्वेशन, ये सेकंड नंबर है जिसमें ट्रांसफर कर दिए थे, माइनस आ गया था। हाँ ये आया सेकंड नंबर में। सेकंड में b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा हाँ। 2 bn बीटा m इज इक्वल टू माइनस c1 गामा 1 c2 गामा 2, हाँ ये वाला है। हाँ C1 गामा 2 क्या है? c1 गामा 1 c2 गामा 2 c के गामा के तक गया है, और a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 और al अल्फा l तक गया है, माइनस में आ गया है। तो लिखो b1 b2 bm के स्थान पे यदि लेफ्ट हैंड साइड में 0 रख देंगे तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। होगा। हाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्योंकि ये जब इसके बराबर है तो ये 0 तो ये भी 0। हाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ b1 b2 डैश डैश bm इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड ना, हाँ तो ये 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पूरा। ठीक है। अब माइनस लिखेंगे c1 गामा 1 c2 गामा 2 सो ऑन CK सी के गामा के ck गामा के, a1 अल्फा 1 ck और गामा के, ठीक है। और फिर क्या है a1 अल्फा 1 a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश al अल्फा l। अल्फा l, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो क्या होगा, इसको इस साइड में लिख दो, इसको इस साइड में लिख दो, माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दो, तो c1 गामा 1 c2 गामा 2 डैश डैश ck गामा के, सब प्लस में तो हो जाएगा। a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश क्या हो गया al अल्फा l इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये जानते हो कि गामा 1 गामा 2 गामा के, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा l w1 के बेसिस के वेक्टर हैं, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होवे होप करेंगे, हो गया हो। जब होवे होप करेंगे तो इनके पहले जो कोफिशिएंट का उपयोग किए हमें सबकी वैल्यू शून्य होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक। बट c1 c2 ck बट गामा 1 गामा 2 डैश डैश गामा के, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा l आर वेक्टर्स ऑफ बेसिस ऑफ w1 आर वेक्टर्स ऑफ बेसिस ऑफ w1, so these are linearly independent, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे जिनके पहले जो कोफिशिएंट का उपयोग किया गया वे सब शून्य के बराबर हो जाएगा, जो कोफिशिएंट का उपयोग किया गया है वे सब क्या होगा 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा c1 इज इक्वल टू 0 c2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, तो क्या मिलेगा c1 इज इक्वल टू 0 c2 इज इक्वल टू 0 ck इज इक्वल टू 0 a1 इज इक्वल टू 0 a2 इज इक्वल टू 0 डैश डैश al इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गया 4, इक्वेशन 4। अब यहाँ से देख लो थर्ड और 4 को अच्छे से देखो, यहाँ पे देखो c1 c2 यहाँ a1 a2 al भी शून्य और क्या b1 b2 bm भी शून्य और c1 c2 ck भी शून्य। इसका मतलब s1 के लिए जिन स्केलर का उपयोग किए थे तो सब स्केलर की वैल्यू 0 दिखाने में हम कामयाब हो गए, ठीक है। S1 को कहे थे W1 प्लस W2 का बेसिस, ठीक है। बेसिस प्रूव करने जा रहे थे, तो पहला हमारा मकसद था S1 को दिखा दें कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो S1 में जितने एलिमेंट थे उतने स्केलर का उपयोग किए थे, और स्केलर हम लिए क्या थे a1 a2 al लिए थे, और क्या लिए थे c1 c2 ck लिए थे, और b1 b2 bm लिए थे। इनको इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में देख लो, सब 0 आ गए। इसका मतलब S1 के वेक्टर क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो पहली बेसिस होने की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, W1 प्लस W2 का बेसिस कहना चाहते थे S1 को, तो दो कंडीशन दिखाना था। पहला ये दिखाना था कि इसके वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और दूसरा ये दिखाना था कि W1 प्लस W2 का ईच एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ
वी गेट क्या मिला, A1 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 0 डैश डैश AL इज इक्वल टू 0, ठीक है। B1 इज इक्वल टू 0, B2 इज इक्वल टू 0 डैश डैश BM इज इक्वल टू 0, C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0 डैश डैश CK इज इक्वल टू 0। तो सिंस फॉर क्या, सिंस फॉर A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 डैश डैश AL अल्फा L, फिर B1 बीटा 1, B2 बीटा 2 डैश डैश BM बीटा M, फिर C1 गामा 1, C2 गामा 2 डैश डैश CK गामा K इज इक्वल टू 0। वी गेट क्या मिला आपको, सभी स्केलर की वैल्यू 0, A1 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 0 डैश डैश AL इज इक्वल टू 0, B1 इज इक्वल टू 0, B2 इज इक्वल टू 0 डैश डैश BM इज इक्वल टू 0, C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0 डैश डैश CK इज इक्वल टू 0। इट मीन्स vector of S1 is linearly independent. It means vectors of S1 is linearly independent। अब क्या दिखाना पड़ेगा, W1 प्लस W2 का ईच मेंबर S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नाउ वी हैव टू शो दैट, सो दैट क्या दिखाना होगा, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ S1, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ S1 दिखाना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम W1 प्लस W2 का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, ठीक है, W1 प्लस W2 का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उसको दिखाएंगे, वह आर्बिट्रेरी एलिमेंट S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा, फिर ऑल एलिमेंट लिखा जा सकता है, और जब ऑल एलिमेंट लिखा जा सकता है तो क्या होगा, जनरेटेड बाय लीनियर स्पैन ऑफ S1। लेते हैं, ये प्रूव करने के लिए आपको क्या दिखाना होगा, दो चीजें दिखाना होगा। पहली चीज ये दिखाना होगा, तो दो सेट को इक्वल कभी भी दिखाना हो आपको जिंदगी में, क्या दिखाना हो, दो सेट को इक्वल दिखाना हो, एक दूसरे के सबसेट दिखा दो, एक दूसरे के सबसेट दिखा दो। एक बार W1 प्लस W2 में लीनियर स्पैन ऑफ S1 बिलोंग कर दे, ये दिखा दे कि ये सबसेट है इसका, ये सबसेट है इसका, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब आपको थ्योरम प्रूव की गई है, क्या प्रूव की गई है कि लीनियर स्पैन ऑफ S को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट वेक्टर सब स्पेस होता है, जानते हो ना। ये भी जानते हो कि W1 और W2, ये W1 और W2 का लीनियर सम है, तो ये भी वेक्टर स्पेस सब स्पेस होता है, थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये लीनियर स्पैन ऑफ S1 भी आपका वेक्टर सब स्पेस है, और W1 प्लस W2 भी आपका वेक्टर सब स्पेस है। तो जब ये सबसे छोटा वेक्टर सब स्पेस है तो ये सुपरसेट होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब लीनियर स्पैन ऑफ S1 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, ये प्रूफ हो गया, एक कंडीशन। अब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि W1 प्लस W2 भी सबसेट है लीनियर स्पैन ऑफ S1 का, तभी दोनों इक्वल हो पाएंगे। इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उसको दिखाएंगे कि इसमें भी कंटेन है, ठीक है। इसका मतलब ये भी कंटेन हो जाएगा इसका, तो दोनों एक दूसरे के जब सबसेट हो जाएंगे तो क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो बेसिस की दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो S1 बेसिस बन जाएगा किसका, W1 प्लस W2 का। तो S1 में एलिमेंट की संख्या ही W1 प्लस W2 की डायमेंशन होगी, ठीक है। तो देखते हैं, तो क्या करें हम, we know that
linear sum of W1 and W2, linear sum of W1 and W2, that is W1 plus W2 is a vector subspace of, is a vector subspace of VF, and also we know that linear span of S1 is smallest vector subspace containing S1, ठीक है, containing S1, सुन रहे हो? जी जी। लीनियर स्पैन ऑफ S1 को कंटेन करने वाला सबसे सबसे छोटा छोटा वेक्टर वेक्टर सबस्पेस सबस्पेस होता है। तो लीनियर स्पैन ऑफ S1 के अलावा कोई दूसरा वेक्टर स्पेस भी आपका मिलेगा तो हर हाल में क्या होगा? सुपर सेट। बिल्कुल होगा। क्या होगा? सुपर सेट होगा। Therefore linear span of S1 is subset of W1 plus W2। ये भी वेक्टर सब स्पेस है, ये भी वेक्टर सब स्पेस है, और ये जानते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ S1 सबसे छोटा वेक्टर होता है, तो ये सुपर सेट हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया? 3 तक हो गया, 4 तक डाल दी, 5 नंबर हो गया। अब हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएं कि W1 plus W2 सबसेट है लीनियर स्पैन ऑफ S1 का, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल। तो हम W1 plus W2 का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, ठीक है, और दिखाने की कोशिश करेंगे कि वे लीनियर स्पैन ऑफ S1 में भी है, ठीक है, लीनियर स्पैन ऑफ S1 में भी है। तो W1 plus W2 का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लेते हैं, ठीक है, तो वे देंगे तो किस टाइप का एलिमेंट होगा? अल्फा 1 बीटा प्लस गामा टाइप का एलिमेंट होगा कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? लेट नाउ वी हैव टू शो दैट क्या दिखाना होगा आपको? W1 plus W2 is subset of linear span of S1 for it let alpha is equal to beta plus gamma belong in W1 plus W2 be any arbitrary element, ठीक है। ये स्वेच्छ छवि अब लेते हैं W1 plus W2 का। अब ये लीनियर सम का एलिमेंट है, तो निश्चित रूप से W1 plus W2 के लीनियर सम का हर एक मेंबर क्या होता है? W1 के एक मेंबर और W2 के एक मेंबर के योग के रूप में होता है कि नहीं? ठीक है। तो क्या होगा ये? तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा किसका मेंबर है? वेयर लिख लेते हैं, वेयर बीटा बिलोंग इन W1 एंड गामा बिलोंग इन W2। तो बीटा क्या होगा? जब बीटा W1 का मेंबर है तो बीटा व्यक्त होगा W1 के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। अब गामा किसके एलिमेंट है? W2 का। देखो, ठीक है, तो गामा 2 व्यक्त होगा W2 के बेसिस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। लिखा जा सकेगा कि नहीं? तो क्या लिखेगा? सम एलिमेंट ऑफ W1, इसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू सम एलिमेंट ऑफ W1 प्लस सम एलिमेंट ऑफ W2, एलिमेंट ऑफ W2। इसका मतलब क्या होगा? इसी को लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1, ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1 प्लस ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ
W2 बेसिस ऑफ W2। इसका मतलब क्या है, S1 W1 के जो बेसिस है W2 के बेसिस दोनों को मिला देते हैं तो S1 के एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे W1 के बेसिस में कौन कौन एलिमेंट है, गामा 1 गामा 2 गामा के और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा यार। और W2 के बेसिस में एलिमेंट है गामा 1 गामा 2 गामा के और बीटा 1 बीटा 2 बीटा यम। तो दोनों के बेसिस के एलिमेंट को जब मिला देते हैं तो किसके एलिमेंट आ जाते हैं, S1 के। क्या आ जाते हैं, S1 के। तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ S1, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S1, वेक्टर्स ऑफ S1। इसका मतलब ये क्या होगा, S1 के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन किसको बिलोंग करेगा, लीनियर स्पान ऑफ S1 को। किसको बिलोंग करेगा, लीनियर स्पान ऑफ S1 को। तो जब अल्फा इस रूप में लिखा जा सकेगा तो ये बिलोंग कर जाएगा लीनियर स्पान ऑफ S को। इसका मतलब अल्फा बिलोंग कर गया लीनियर स्पान ऑफ S1 को। जबकि अल्फा किसका मेंबर लिए थे हम, अल्फा मेंबर लिए थे W1 प्लस W2 का। बिल्कुल। और वही अल्फा कहाँ चला गया, लीनियर स्पान ऑफ S1 में। तो क्या लिखोगे, सिंस फॉर अल्फा बिलोंग, तो सिंस फॉर अल्फा बिलोंग इन W1 प्लस W2 वी गेट अल्फा बिलोंग इन लीनियर स्पान ऑफ S1 implies W1 plus W2 is subset of linear span of S1। इक्वेशन क्या डाले थे, फिफ्थ ना, अब ये हो गया 6। तो फ्रॉम फिफ्थ एंड 6, फ्रॉम फिफ्थ एंड 6 क्या हुआ, फिफ्थ एंड 6 क्या मिल गया कि आपको मिल गया W1 प्लस W2 इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S1। अर्थात W1 प्लस W2 का हर एक मेंबर S1 के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अर्थात W1 प्लस W2 S1 से जनरेट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और जब बेसिस की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने लगा S1, ठीक है, तो S1 क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा W1 प्लस W2 का। तो 10 S1 इज बेसिस ऑफ 10 S1 इज बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। S1 जब W1 प्लस W2 का बेसिस है तो S1 में एलिमेंट की संख्या ही W1 प्लस W2 की डायमेंशन होगी। तो इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू क्या होगा, K प्लस L प्लस M। ये इक्वेशन क्या हो गया, 7। और शुरुआत में हम क्या लिखे थे, यही लिखे थे, कोई इक्वेशन डाले थे फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन और डाले थे कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 और माइनस इंटरसेक्शन। माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब लिखो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 7 वी गेट, दोनों साइड की वैल्यू सेम ना हुई हैं, जी दोनों साइड उसकी भी वैल्यू निकाले थे। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल की वैल्यू भी K प्लस L प्लस M थी, और इसकी वैल्यू भी आ गई। इसका मतलब वी गेट क्या मिल गया, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 और डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, कहीं भी डाउट नहीं है, सब क्लियर के हैं पूरी के बाद। हो सकता है कि आपके समझ में भी आपकी आ गई होगी, जो पीछे के पूरे लेक्चर देखे हैं उनके सबके समझ में आ जाएगा। ये 15 नंबर का हमेशा आता है, 14 नंबर का ना, सबसे बड़ा नंबर 14 नंबर है। 2 9 14।